क्या आप इसलिए दोष स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आप दोषी हैं? ब्रायन कोबर्गर अपना दोष स्वीकार करने वाला बयान वापस लेकर मुकदमा लड़ना चाहते हैं। मैं कोबर्गर द्वारा की गई योजना के उन सबूतों को सामने रख रही हूँ जिन्हें अभियोजकों का कहना है कि ये उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होते। आइए गहराई में जाएं। मैं अंजनेत लेवी हूँ और ये क्राइम फिक्स है। ब्रायन कोबर्गर, उसके पास बहुत समय है। असल में उसके पास अपनी जेल की कोठरी में बैठकर सोचने के अलावा और कुछ नहीं है। अब वह 31 साल का है और इस समय अगर कोर्ट में उसे कोई बड़ी जीत नहीं मिलती तो वहीं वह अपनी बाकी जिंदगी बिताएगा। कोबर्गर ने जुलाई 2025 में किंग रोड के घर में केली गोंजालेस, मैडिसन मोगन, जाना कुर्नोटल और ईथन चेपन की भयानक चाकू मारकर हत्या करने का दोष कबूल किया। 13 नवंबर 2022 की सुबह चारों छात्रों की हत्या कर दी गई थी। अभियोजकों ने कहा कि उन्हें डिजिटल सबूत मिले जो उसे हत्या के हथियार की खरीद से जोड़ते हैं। एक खेबार चाकू, उन्होंने कहा उसका डीएनए चाकू के म्यान से जुड़ा था। हालांकि चाकू कभी बरामद नहीं हुआ। जज हिपलर ने हाल ही में एक दस्तावेज सार्वजनिक किया जिसमें ब्रायन कोबर्गर की खरीदारी का समय बताया गया था। ये उससे पहले की बात है जब कोबर्गर ने इस हफ्ते की शुरुआत में दोष सिद्धि के बाद राहत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उनके डिफेंस वकीलों ने उन्हें जबरदस्ती दोष स्वीकार करने के लिए मजबूर किया और ऐसे वादे किए जो कभी पूरे नहीं हुए। उनका दावा है कि वो वास्तव में निर्दोष हैं। कोबर्गर ने याचिका नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने से कुछ ही दिन पहले दायर की थी, जो अब प्रसारित हो रही है। कोबर्गर अभी भी आइडाहो के कुना अधिकतम सुरक्षा जेल में हैं। वह अपने दिन एक सेल में अकेले ही बिताते हैं। अब वह अपनी बेगुनाही बता रहे हैं। जिन वकीलों से मैंने बात की उनका मानना है कि सजा के बाद राहत की इस याचिका के सफल होने की संभावना बहुत कम है। अब हम उन कुछ गलतियों पर नजर डाल रहे हैं जो अभियोजकों के अनुसार कोबर्गर ने हत्याओं के दौरान की थीं और उस समय रेखा पर भी जो 13 नवंबर 2022 की भयावह हत्याओं तक पहुंची। अब जज हिपलर द्वारा सार्वजनिक की गई इस अदालत की फाइलिंग से पता चलता है कि एक विशेषज्ञ ब्रायन कोबर्गर के खर्चों के बारे में गवाही देने वाला था। वो क्या खरीद रहा था और हत्याओं से पहले और बाद में वो खरीदारी कैसे कर रहा था। कुछ जानकारी परेशान करने वाली है और कुछ उलझन भरी है। एक मुख्य सबूत जिस पर अभियोजक ध्यान केंद्रित करते वो था के बार चाकू, एक म्यान और शार्पनर अमेज़न से खरीदे गए। जांचकर्ताओं को म्यान मैटी मोगन के शरीर के पास मिला, लेकिन शार्पनर या चाकू नहीं मिल सका। अभियोजकों को लगता है कि हत्या का हथियार केबार चाकू था क्योंकि वहां म्यान मिला। हमें पता था कि ब्रायन कोबर्गर ने मार्च 2022 में केबार चाकू, म्यान और शार्पनर खरीदा था, जो हत्याओं से 8 महीने पहले था। अब हम देख रहे हैं कि अमेज़न के प्रतिनिधि कोबर्गर के मुकदमे में किस बारे में गवाही देने वाले थे। कोबर्गर का अमेज़न खाता उन्हीं के नाम था। शेन कॉक्स गवाही देने वाले थे कि कोबर्गर ने अक्टूबर 2017 में अपना अमेज़न खाता बनाया था और उसमें उनकी ईमेल जुड़ी हुई थी। अब बहुत लोगों के पास अमेज़न खाते हैं, ये आम बात है। कोबगर के वकील चाहते थे कि ये सबूत ट्रायल में ना आए। उन्होंने तर्क दिया कि खाता परिवार के बीच साझा था, इसलिए ये दिखाना भ्रामक है कि किसने क्या क्लिक किया। उन्होंने इस गवाही को ट्रायल में आने से रोकने की कोशिश की। क्योंकि मशीन लर्निंग के संदर्भ में एक पहलू यह है कि जब कोई घरेलू खाता होता है जिसमें कई उपयोगकर्ता, कई मोबाइल फोन और कई लैपटॉप से खरीदारी की जाती है, वहाँ मशीन लर्निंग और क्रॉस रेफरेंसिंग होती है। अगर हम देखें कि अमेज़न एक कंपनी के रूप में वैश्विक स्तर पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कैसे काम करता है, तो वे हर तरह की चीजें कर रहे हैं। ये समझने के लिए कि उपभोक्ता, खरीदार और विक्रेता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को वास्तव में कुछ चीजें खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सके। तो इस मामले में इन खरीदारियों के संदर्भ में हमारे पास श्री कोबर्गर की खरीदारियों के बारे में बहुत सीमित डेटा है, जिसमें मेटा डेटा और संदर्भ नहीं है, और यही कारण है कि हम इसे बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्पष्ट है कि कोबर्गर की रक्षा टीम इस जानकारी को ट्रायल से बाहर रखना चाहती थी। शेन कॉक्स गवाही देने वाले थे कि ग्राहक ने ब्रायन सी कोबर्गर खाते से $130 का इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट कार्ड खरीदा था। ब्रायन कोबर्गर की बिलिंग जानकारी उनके पेंसिल्वेनिया स्थित परिवार के घर की थी और कोबर्गर के नाम की वीजा कार्ड का इस्तेमाल गिफ्ट कार्ड खरीदने के लिए किया गया था। ये 22 मार्च 2022 को हुआ, जो हत्याओं से 7.5 महीने पहले था। अभियोजकों का तर्क था कि ये योजना पहले से ही चल रही थी और अगले दिन चाकू की खरीदारी की गई। कॉक्स गवाही देने वाली थीं कि
21 मार्च 2022 को इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल ब्रायन सी कोबर्गर खाते के जरिए $23 और 40 सेंट में एक के बार शार्पनर खरीदने के लिए किया गया था। उसी समय ग्राहक ने के बार फुल साइज मरीन कॉर्प्स फाइटिंग नाइफ $86 और 15 सेंट में खरीदी। उसी इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट कार्ड का इस्तेमाल करके ओमेगा 3 वीगन DHA सप्लीमेंट्स भी $20 और 45 सेंट में खरीदे गए। विशेषज्ञ यह भी गवाही देने वाले थे कि कोबर्गर के अकाउंट पर क्लिक एक्टिविटी से यह पता चलेगा कि कोबर्गर उसी दिन केबार स्टाइल चाकुओं से संबंधित पेज देख रहे थे जिस दिन गिफ्ट कार्ड और चाकू खरीदे गए थे। कोबर्गर ने केबार चाकू, म्यान और शार्पनर ऑर्डर करने के बाद के दिनों में वह शिपिंग की स्थिति देख रहे थे। अभियोजक ने कहा कि 22 मार्च से 27 मार्च 2022 के बीच Amazon.com पर ब्रायन सी कोबर्गर खाते की क्लिक गतिविधि से पता चलता है कि ग्राहक हर दिन उन पेजों को देख रहा था जो 21 मार्च को खरीदे गए केबार चाकू और शार्पनर के ऑर्डर की शिपिंग प्रगति से जुड़े थे। 2022। अब इससे एक सवाल उठता है, क्या ब्रायन कोबर्गर पेंसिल्वेनिया में हत्याएं करने की योजना बना रहा था या वो पहले से वॉशिंगटन स्टेट जाने का सोच रहा था? हमें नहीं पता। 13 नवंबर 2022 को केबार चाकू खरीदने के लगभग 8 महीने बाद तड़के सुबह के समय मैटी, केली, ईथन और जाना की किंग रोड वाले घर में चाकू से हत्या हुई थी। मैटी के पैर के पास केबार चाकू का खोल मिला। 2 दिन बाद लगता है ब्रायन कोबर्गर अपने निशान मिटाने की कोशिश कर रहा था जब उसे एहसास हुआ कि उसने केबार चाकू का खोल छोड़ दिया है। अभियोजकों ने लिखा कि शेन कॉक्स गवाही देंगे कि हत्याओं के 2 दिन बाद 15 नवंबर 2022 को Amazon.com की क्लिक गतिविधि से पता चला कि ग्राहक ने अकाउंट गतिविधि हटाने से जुड़े पेज पर गया। हत्याओं के 2 दिन बाद अभियोजक दिखाने वाले थे कि कोबर्गर ने Amazon अकाउंट डिलीट करने की कोशिश की पर नहीं किया। अभियोजकों ने लिखा 23 नवंबर 2022 और 6 दिसंबर 2022 को ब्रायन कोबर्गर खाते के लिए Amazon क्लिक गतिविधि से पता चलता है कि ग्राहक इस Amazon खाते से खोल वाले केबार स्टाइल चाकुओं से संबंधित पेज देख रहा था। अभियोजकों ने अदालती दस्तावेजों में पहले बताया था कि 23 नवंबर और 6 दिसंबर को केबार चाकू के खोल की खोज से उन्हें शक हुआ कि कोबर्गर नया चाकू और खोल ढूंढ रहा था ताकि पुलिस आने पर उसके पास विकल्प हो, या वह कोई नया विकल्प ढूंढ रहा था। क्या वह फिर से हत्या करने की सोच रहा था? ब्रायन कोबर्गर ने कई चीजें खरीदी जिन्हें अभियोजक जूरी को दिखाना चाहते थे। Amazon के रिकॉर्ड्स के साथ अभियोजक ब्रायन कोबर्गर से जुड़े Crypto.com के रिकॉर्ड पेश करने वाले थे। डिक्स स्पोर्टिंग गुड्स के रिकॉर्ड्स भी थे। मार्शल्स, पेंसिल्वेनिया क्रेडिट यूनियन और अनी बैंक रिकॉर्ड्स। टारगेट और अंडर आर्मर के भी रिकॉर्ड्स थे। Venmo, Walmart और Vinco के रिकॉर्ड्स थे जो किंग रोड से 1 मील दूर ग्रोसरी स्टोर है। कोबर्गर ने अगस्त 2022 में नया बैंक खाता खोला और उसमें $2000 जमा किए। अभियोजकों के अनुसार उसने उस खाते से नकद निकालना सिर्फ हत्याओं की सुबह शुरू किया था और खरीदारी में सिर्फ नकद का इस्तेमाल 10 नवंबर 2022 से शुरू किया था, हत्या से 3 दिन पहले। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत कुछ है जिसे हमें समझना है, जितना मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया और बताया है। तो चलिए जो जैकलोनी को बुलाते हैं। वो NYPD के रिटायर्ड कोल्ड केस सर्जेंट और ट्रू क्राइम विद द सार्ज यूट्यूब शो के होस्ट हैं। जो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद अनित। जो जब आपने ये विशेषज्ञ रिपोर्ट्स देखी, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? ब्रायन कोबर्गर, हमें पता था उसने केबार चाकू खरीदा था। हमने मार्च 2022 में सुना था। लेकिन जब आप विवरणों और इस तथ्य को देखते हैं कि वो रोज शिपिंग प्रगति चेक कर रहा था, मेरा मतलब है, वाह, आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, इसे पढ़ते वक्त कई चीजें तुरंत ध्यान खींची। आगे बढ़ने से पहले मेरा मानना है कि दो सबसे बड़ी बातें थीं कि एफबीआई के वित्तीय जांचकर्ता इन खरीदारी और चीजों के केस को कैसे पेश करेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह था कि 49 डिवाइसों की जांच के बावजूद कोलबर्गर और पीड़ितों के बीच कोई संबंध नहीं मिला, जो हैरान करने वाला है। तो उनके पास केस के लिए अच्छे सबूत होते, पर उनके पास ऐसे सबूत भी होते थे जिनका बचाव पक्ष फायदा उठा सकता था। और चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा है कि उन्होंने ब्रायन कोबर्गर और इन पीड़ितों के बीच कोई संबंध ढूंढने के लिए सब कुछ खंगाला और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मेरा मतलब है, सबसे करीब जो हमने सुना है वो है एक कैश
जैसे खोबर्गर के फोन पर गूगल मैप्स की एक कैश्ड इमेज थी जो मैग ग्रीक रेस्टोरेंट से जुड़ी थी, लेकिन वो कुछ भी हो सकता था, आप जानते हैं। तो आपके लिए ये कितना डरावना है, एक ऐसे इंसान के तौर पर जिसने वर्षों अपराधों की जांच की है, कि उसने शायद उस घर को चुना या बस घूमते हुए सोरोरिटी की लड़कियों को देखा और अंदर जाकर ये सब किया। हाँ, ये वाकई में काफी हैरान करने वाला है और मुझे लगता है कि यहीं पर अभियोजन पक्ष ने कहीं ना कहीं चूक कर दी। उन्होंने कुछ जगहों पर चूक की, लेकिन इस मामले में मुझे लगता है मकसद तय करने की कोशिश नहीं की कि ये क्यों हुआ। आमतौर पे जब आपके पास ऐसा कोई बड़ा मामला होता है जिसमें दुर्भाग्यवश 4 हत्याएं हुई हों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस अपराधी से कुछ नहीं सीखा, ना ही उसके अपराध या शिकार चुनने का तरीका समझा। यही बात हम लॉन्ग आइलैंड सीरियल किलर केस में रिक शेरमैन के साथ भी देख रहे हैं ना। एफबीआई इसमें दखल दे रही है। वे जानना चाहते हैं कि उसने ऐसा कैसे और क्यों किया। वो यूं कहें उन्हीं के तौर तरीकों को पाठ्यपुस्तक की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यहां भी ऐसी स्थिति है। हमारे पास एक क्रिमिनल जस्टिस का पीएचडी छात्र है। हमारे पास वे सारी अलग अलग चीजें हैं जो उसने सीखी हैं, लेकिन वो पीड़ितों के संपर्क में कैसे आया, ये हमेशा रहस्य रहेगा। और आप जानते हैं, यह बहुत दिलचस्प है। मैंने इसे कई बार उठाया है कि शर्मन मामले में वहां एक प्रॉफर था और वे प्रॉफर दोष स्वीकार करने की दलील से कई महीने पहले शुरू हो गए थे। इसलिए यह सब बहुत सावधानी और धीरे धीरे किया गया। रेक्स ह्यूमन की दोषी स्वीकारोक्ति में एफबीआई की व्यवहार विश्लेषण इकाई के साथ सहयोग करना अनिवार्य था। इस मामले में हमारे पास कुछ भी नहीं है। आइडाहो मामले में हमारे पास कोई प्रॉफर नहीं है, कोई प्रॉफर नहीं था। उसने जानकारी नहीं दी, उसे कुछ भी नहीं करना था। और फिर भी हमें नहीं पता कि हत्या का हथियार कहाँ है। और ऐसा कुछ नहीं था जितना हमें पता है। इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। उस प्ली एग्रीमेंट ने नहीं लिखा कि वो एफबीआई की व्यवहार विश्लेषण इकाई के साथ सहयोग कर रहा है। इसे देखने पर यह काफी अलग लगता है। जब आप इस पे सोचती हैं अंजनेत, आइडाहो में उसके सिर पर मौत की सजा लटक रही थी। वे अपनी मर्जी के मुताबिक उससे सब कुछ कहलवा सकते थे। मेरी नज़र में न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं था, लेकिन वहां एक अभियोजक था जो बहुत सारी चीजों में काफी सतर्क था और उसने कहा, आप जानती हैं शायद ऐसे मामलों में कभी कभी अनुभव मायने रखता है। और उन्होंने निगरानी रखी और कहा, सुनो यही तुम्हें करना है। और उसने वही किया। लेकिन आप जानते हैं इडाहो की कहानी बिल्कुल अलग थी। और मैंने कहा यह शर्म की बात है, क्योंकि लोग मृत्युदंड के बारे में जो भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वो यहां चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा कानून प्रवर्तन के नजरिए से है। मृत्युदंड आपके संदिग्ध या अपराधी से और अधिक जानकारी निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाता है, आप इसे जैसे भी देखना चाहें। उनके पास ये था, पर उन्होंने इसका फायदा नहीं उठाया। चलो खरीदारी की बात पर वापस चलते हैं। मार्च 2022 में केबार चाकू की म्यान और शार्पनर खरीदे गए थे। शार्पनर वाला हिस्सा तो मुझे बहुत डराता है। और फिर ये बनाया गया। वो सबसे पहले एक गिफ्ट कार्ड खरीदता है इन चीजों को खरीदने के लिए। मेरा मानना है कि उसे लगता है इससे वो इसे छुपा पाएगा। मुझे नहीं पता वो ऐसा कैसे सोच सकता है। मुझे गिफ्ट कार्ड की बात समझ नहीं आ रही है। इस सब का रिकॉर्ड रहता है। वो गिफ्ट कार्ड खरीदता है, अगले दिन वो बाकी सारी चीजें खरीदता है, फिर क्लिक करता है। वे कहते हैं हर दिन यह देखने के लिए खोज रहा है कि प्रगति कब हो रही है। प्रगति क्या? इससे आपको यह चिंता होती है कि शायद वो वॉशिंगटन जाने से पहले ही ऐसा करने के बारे में सोच रहा था, जैसे कि शायद पेंसिल्वेनिया में किसी को निशाना बनाना। हाँ, लगता है वो बेचैन था, है ना। जो हमने सीखा उसके मुताबिक उसमें जुनूनी व्यवहार था, जिससे वो और चीजें करने लगा। तो हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी हमला कर सकता था, लेकिन उसके पास हथियार नहीं था जो उसके लिए जरूरी था। मैंने इसे ऐसे ही समझा। और ये तथ्य कि उसने अपनी सर्च हिस्ट्री को भी डिलीट करने की कोशिश की, ये दिखाता है कि उसे पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने निशान भी छुपाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मतलब वित्तीय रिकॉर्ड से जुड़ी हर चीज, सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड हो जाता है, चाहे आप कुछ भी करें। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जानते हैं, हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां हमने इससे कुछ सीखा ही नहीं है। हाँ, और उसने वापस जाकर अपना Amazon अकाउंट डिलीट करने की कोशिश की, या फिर हत्याओं के 2 दिन बाद ये देखा कि उसे कैसे डिलीट किया जाए। तो इससे मुझे जो ये पता चलता है कि उसे पता था कि उसने वो म्यान वहां छोड़ दी थी, कि उसने गड़बड़ कर दी थी। लेकिन फिर उसने तय किया, मेरा मानना है कि वो अपना अकाउंट डिलीट नहीं करेगा। सही है। मेरे लिए ये इलेक्ट्रॉनिक क्राइम सीन पे ब्लीच डालने जैसा है ना। इस मामले में खरीदारी, सोशल मीडिया अकाउंट्स या ऐसी कोई चीज अपराध से पहले, दौरान या बाद में ऐसा करना बड़ा रेड फ्लैग है। जैसा हमने इस और दूसरे मामलों में देखा है, वे फिर भी जानकारी हासिल कर लेते हैं
और अक्सर ऐसा ही होता है। अब चलिए दिसंबर की ओर बढ़ते हैं और दिसंबर में जांच तेज हो रही है और वे कहते हैं कि वह फिर से अमेज़न पर हर जगह के बार चाकू और उसकी मियान ढूंढ रहा है। तो सवाल ये है, क्या वो इसे इसलिए ढूंढ रहा था कि अगर पुलिस आ जाए तो वो दूसरा खरीद ले, जैसे मैं नया खरीद लूं? या फिर क्या वो फिर से ऐसा करने के लिए खुद को फिर से ऐसा करने के लिए उकसा रहा था? मुझे लगता है इन्हीं दोनों बातों को लेकर जांचकर्ता चिंतित थे जब ये हो रहा था। मेरे लिए बस इतना है कि वो किसी और घटना की तैयारी कर रहा था। पिछली बार हथियार ने अच्छा काम किया, इसलिए उसने आगे भी यही हथियार इस्तेमाल करने का फैसला किया। और चूंकि ये सब उसके करीब 1 महीने बाद हो रहा था, मुझे सच में लगता है कि उसे लगा कि वो इससे बच निकला है। अब आइए उस वित्तीय गतिविधि की बात करते हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा कि वो हत्याओं से पहले और बाद में दोनों समय हुई थी। उनका कहना है कि उसने जुलाई 2022 में एक खाते में $2000 डाले और फिर उस पैसे को तब तक नहीं छुआ जब तक कि हत्याओं के बाद उसने उसमें से नकद निकासी शुरू नहीं की। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे लगता है वो इसे भागने के लिए पैसे की तरह रखना चाहता था, ताकि घटना के बाद इन्हें इस्तेमाल कर सके। अगर उसे राज्य या इलाके से जाना हो, तो उसके पास पैसे हों, ताकि मामला शांत होने तक उनका इस्तेमाल कर सके और वापस आ सके। लेकिन दुर्भाग्यवश उसके लिए, आप जानते हैं, उन एटीएम में कैमरे लगे थे, जिन्होंने उसकी और उस सफेद कार की तस्वीरें लीं, जिसमें आगे नंबर प्लेट नहीं थी, जो जांच का बड़ा हिस्सा था। और यही बात मैं नहीं समझ पाती। मैं नहीं समझ पाती कि उसने क्यों सोचा कि नकद पैसे निकालना ठीक रहेगा। यही इस मामले का सबसे बड़ा सवाल है कि उसने हत्याओं से पहले के दिनों में अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल न करना और उसके बाद सिर्फ नकद पैसे इस्तेमाल करना। आखिर ये कैसे मदद करता है जब आपको फिर भी एटीएम से पैसे निकालने ही पड़ते हैं? आपकी तस्वीर फिर भी कैमरे में कैद हो जाती है। उन लेन-देन का रिकॉर्ड फिर भी रहता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? उसकी गलतियों में ये भी जुड़ गई जहां उसने सोचा कि जांचकर्ताओं से ज़्यादा चालाक है, क्योंकि उसे आपराधिक न्याय, पुलिसिंग और क्राइम सीन की पूरी जानकारी थी। मुझे लगता है इसी घमंड ने उसे अभी फंसा दिया है। लेकिन $2000 बचाकर अलग रखना बहुत बड़ी रकम लगती है, आप जानते हैं। एक क्रिमिनल जस्टिस पीएचडी छात्र के लिए अलग से बचाकर अकाउंट में डालना ऐसा लगता है जैसे ये हत्या के लिए बचाकर रखा उसका फंड था। आप समझ रहे हैं, जैसे किसी वजह से उसे लगता है कि ये करने के बाद कैश निकालना उसके लिए फायदेमंद होगा। सही है, वो भूल गया कि कैश तक पहुंचने को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चाहिए। सही है, हम लोगों को नहीं बताएंगे कि इसे करने का बेहतर तरीका था, लेकिन सच में था। लेकिन वो खुद ही इसमें उलझ गया है। जैसा कि मैंने कहा, उसे लगा कि उसने एक परफेक्ट क्राइम किया है और उसने सब कुछ पहले से ही अच्छी तरह प्लान कर रखा था। और उसके पास एक इमरजेंसी फंड भी था जो उसकी मदद करने वाला था जब तक कि तलाश चल रही थी और मुश्किल समय आ रहा था। पागलपन है। मुझे तो ये बिल्कुल ही पागलपन लगता है। मेरा मतलब है, इसमें जितनी तैयारी और प्लानिंग की गई थी वो बस कुछ हफ्तों की बात नहीं थी, ये तो महीनों तक चला था। महीनों और महीनों तक। और ऐसा लगता है कि उसने करीब 8 महीने, शायद उससे भी ज्यादा समय तक इसकी प्लानिंग की थी। और ये बात कि ये सब मुझे पूरी तरह से बेतरतीब लगता है, ये और भी अजीब है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मेरे अनुसार, दस्तावेज के अनुसार 49 डिवाइस थे जिनकी जांच हुई थी। उसके और इन 4 पीड़ितों में कोई संबंध नहीं था। मेरे लिए ये वाकई में एक हैरान कर देने वाला पल था। ऐसा लगा जैसे ये सब बिल्कुल ही रैंडम था, कि उसने बस ये घर देखा और तय कर लिया कि यही है। मुझे ये मानना मुश्किल लगता है। आप जानते हैं, कुछ मामलों में, जैसे उन्हें कैसे पता था कि कौन कहाँ होगा? उन्हें कैसे पता था कि वहाँ 2 अलग-अलग मंजिलें हैं और कौन किस बिस्तर पे होगा? तो हाँ, और शायद ये उसकी बड़ी गलतियों में से एक थी। मुझे नहीं लगता कि उसे पक्का पता था। मुझे लगता है वह वहां किसी को ढूंढने गया था, लेकिन चीजें उसके प्लान के अनुसार नहीं हुई। ये मेरी थ्योरी है, आपकी राय अलग हो सकती है। नहीं, मेरा मतलब है बिल्कुल, और मेरा मतलब है उसने एक पीड़ित को ज़िंदा भी छोड़ दिया, जिसे उसने शायद सच में देखा था। मुझे लगता है उस वक़्त वो बहुत थका था। या तो वो बहुत खोया था, या ऐसी हालत में था कि कुछ नहीं कर सका। आप जानते हैं, वो कुछ किए बिना बाहर चला गया। उस व्यक्ति के लिए वे भाग्यशाली हैं कि वे ज़िंदा हैं। जो जिया कलोनी, ट्रू क्राइम विद द सर्ज के होस्ट, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं इसकी सराहना करती हूँ। इंटरनेट
ब्रायनी कोबगर आइडाहो जेल में है और दोष सिद्धि के बाद राहत चाहता है। उसका दावा है कि उसके पक्ष में जाने वाले सबूत उससे साझा नहीं किए गए। वह इसे टूटा हुआ समझौता बताता है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ महीने पहले एक लेखक ने उसके मामले पर किताब लिखी थी। आप हमारे ऐप पर पूरी ब्रायन कोबगर केस फाइल पढ़ सकते हैं। लॉ एंड क्राइम प्लस जरूर देखें। हम इस पर नजर रखेंगे और आपको आगे की जानकारी देंगे। क्राइम फिक्स के इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं अंजनी लेवी हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अगली बार यहीं पर फिर मिलूंगी।